नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात उस विषय पर होगी जिसने खाड़ी से लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन तक हलचल बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि चीन ईरान को आधुनिक मैनपैड एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में है। चीन इन खबरों को पूरी तरीके से खारिज कर चुका है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर पश्चिम एशिया में बदलते सैन्य समीकरणों का बड़ा संकेत। ईरान पर लगातार अमेरिकी और इजरायली दबाव, हवाई हमलों के बाद उसकी एयर डिफेंस कमजोरियां और इस बीच अब चीन की QW-12 और FN-16 जैसी मिसाइलों का नाम सामने आने लगा है। क्या ये महज सहयोग है? क्या चीन पर्दे के पीछे ईरान की सैन्य मदद कर रहा है? अगर ईरान को मैनपैड्स मिलते हैं तो क्या खाड़ी में हवाई ताकत का संतुलन बदलेगा, बिगड़ेगा, क्या होगा? और क्या पाकिस्तान का नाम सिर्फ ट्रांजिट रूट की अटकल को तेज कर रहा है या क्षेत्रीय राजनीति का हिस्सा है? और सबसे बड़ा दावा और सवाल भी है कि क्या पश्चिम एशिया एक नए प्रॉक्सी सैन्य ब्लॉक की ओर आगे बढ़ रहा है? चीन कहता है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति की भाषा और राजनीतिक हित अक्सर अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। तो क्या ड्रैगन सिर्फ बयान दे रहा है या खाड़ी की लड़ाई में अपनी चाल चल चुका है, जिस चाल के बलबूते आने वाले समय में पूरी ग्लोबल डिप्लोमेसी इससे प्रभावित होगी? हकीकत क्या है? क्या इन दावों में दम है? जल्दी से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं कि आखिर ये मैनपैड्स होते क्या है। क्या है मैनपैड्स? कंधे से दागी जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम होती है। आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है। कम संख्या में सैनिक भी चला सकते हैं। लो फ्लाइंग विमान माने जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को भी बना सकती है निशाना। QW-12 और FN-16 इंफ्रारेड तकनीक से ये लैस होती है, जिसके जरिए टारगेट लॉक करती है। यानी कि एक दफा अगर ये टारगेट लॉक कर देती है तो इसे कोई रोक नहीं सकता। छोटी लेकिन बेहद प्रभावी हवाई सुरक्षा प्रणालियों में से एक। अब इसको लेकर खासियत क्या है जिसकी वजह से इस तरीके की चर्चा जो है अभी हवा में है? पोर्टेबल सिस्टम होता है इसमें। पोर्टेबल होने की वजह से कहीं से भी कहीं पर भी कैरी किया जा सकता है। एक सैनिक भी इसे चला सकता है, यानी कि ये सीधे तौर पर एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है। तेजी से तैनात किया जा सकता है, आसानी से दूसरी जगह ले जाया भी जा सकता है। अब सीधे सीधे अगर इस गुत्थी को देखें और समझे तो ईरान के लिए चीन इस वक्त अगर ये तस्वीर दिखाता है, ड्रैगन ईरान को ये एयर डिफेंस सिस्टम देता है, तो ये इस जंग में एक नया स्ट्रैटेजिक मूव होगा। अब मैनपैड्स किसको बना सकती है निशाना, वो जान लीजिए। लड़ाकू विमान हो, हेलीकॉप्टर्स हो, ड्रोन्स हो, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हो, ये तमाम इसके रेडार पर आते हैं। लेकिन अगर ये हकीकत है या इन दावों में थोड़ा सा भी बल है, तो आने वाले तस्वीर क्या रहने वाली है? मिडिल ईस्ट में क्या तस्वीर रहने वाली है, इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर विराट मिश्रा, और भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले विराट सर, आपका बहुत स्वागत। प्रश्न आपसे सीधे सीधे यही, Q-12, FN-16, इन तमाम गुत्थियों को हमने बता दिया कि इन्हें भेद पाने के लिए किस तरीके से इसमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी तकनीक पूरी तरीके से लेस है। एक बार जो टारगेट को भाप लेता है तो टारगेट को छोड़ता नहीं है। अब चीन अगर इस तरीके की कोई तकनीक ईरान से शेयर करता है या ये कोलैबोरेशन होता है चाइना और ईरान का, ये कोलैबोरेशन कितना बड़ा विध्वंस लाने वाला है मिडिल ईस्ट में? देखिए ऋतु जी, एक तो चीज ये है कि अभी पूरी ये खबरें पुष्ट नहीं है। चाइना ने भी डिनाई कर दिया है, पाकिस्तान ने भी डिनाई किया है, पर इन केस अगर ये सच्चाई है इनमें, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये पूरा युद्ध फैल रहा है। और आपने देखा कि शुरुआत में सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका इसमें शामिल थे। अब जॉर्डन भी है, मिडिल ईस्ट के और कई सारे देश है, सऊदी अरबिया तो फुल टाइम बॉम्बिंग में आ गया है। तो ये बढ़ता जा रहा है। और अगर चीन की एंट्री हो जाती है और इसमें अगर ये बात पुष्ट हो जाती है, ये बात कंफर्म हो जाती है, तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसको स्प्रेड मान लीजिए, ये एशिया में भी आ गई है। फिर बहुत मिडिल ईस्ट से ये बढ़ के एशिया में आ गई। और इससे क्या होगा कि यूएस और चीन का सीधा टकराव हो जाने की
गुंजाइश बढ़ जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचने का चांस हो जाएगा। देखिए, मैनपैड्स देना किसी देश को दिक्कत नहीं, पर युद्ध के समय ईरान की ये कहीं ना कहीं अमेरिका की संप्रभुता, अमेरिका के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक माना जाएगा कि भाई आप युद्ध के समय उनकी मदद कर रहे हैं, चीन मदद कर रहा है। और ऐसे में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के अपने जो रिश्ते रहे हैं, इन लोग की बातचीत भी रही है कि भाई आप डायरेक्टली इनकी हेल्प मत करिए ईरान की। ये बातें पहले भी हुई हैं। आपको याद होगा कि 1 से 2 महीने पहले ट्रंप साहब गए भी थे शी जिनपिंग से मिलने, चाइना विजिट की थी, और वहां पे कुछ खास इसी विजिट पे मैं आने वाली थी विराट सर, और प्रश्न भी, क्योंकि कर्नल देवानंद सर ने भी ज्वाइन कर लिया है। एक ओपनिंग कमेंट उनसे भी ले लेते, उसके बाद इसे ब्रीफ करेंगे सर आप। आनंद सर, आप बहुत, मैं चाहूँगी आप अपना एनालिसिस जिस तरीके से अभी मिडिल ईस्ट में स्थिति चल रही है इस पर दीजिएगा, क्योंकि ईरान को अगर चाइना सीधे सीधे इस तकनीक के जरिए किसी भी तरीके से हेल्प करता है, तो ये क्या सीधे चैलेंज अमेरिका को माना जाएगा? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जिनपिंग से मिलकर आए डोनाल्ड ट्रंप, उस दौरान तो ये बात रखी जा रही थी कि अब चाइना के साथ डील हो चुकी है और चाइना नहीं मदद करेगा। अब क्या है हकीकत? जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जो आज ये बदलाव, जो एक चीज अभी जो सामने पब्लिक डोमेन में आ रही है, मैं ये मानता हूँ एक ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। और वो क्यों होने वाला, देखिए, अगर हम अमेरिका, रूस, चीन और इनकी पूरे सबकी चर्चा करें तो अभी तक दबे पांव चीन इनकी मदद कर रहा था। और जैसे आपने खुद ने बताया, अगर ये सत्य है और ऐसा होता है, और मैं मानता हूं ऐसा हो रहा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अब अमेरिका क्या है कि एक तरीके से वो बैकफुट पे आ चुका है। मैं ये मानता हूं आज जो सुपर पावर है उसके सामने ओपनली कोई नहीं आने वाला है थोड़े समय तक। पर अब क्या है कि जिस प्रकार से चाइना का क्या चल रहा था कि चाइना अपने हितों की रक्षा कर रहा था, अमेरिका ट्राई कर रहा था कि भाई चीन इससे पीछे हट जाए। उसने रूस से ट्राई किया पर रूस भी नहीं हटा। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि जब से अमेरिका ने वो जो उनका रेल ब्रिज को नुकसान पहुंचाया, जो उनकी ट्रेन कनेक्टिविटी थी, जो क्रूड ऑयल लेकर के वहां चाइना में जाता था, करीब 13 से 17 दिन लगते थे उनको जाने में, तो उसको जब से डैमेज किया तो चीन का भी एक तरह मन, वो जो है ओपनली आने का मन कर गया है। क्योंकि अब चीन को क्रूड ऑयल चाहिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसके बहुत सारे उसके साथ ट्रेड चलता है। तो जो ये खबर आ रही है, ये खबर देखिए, ये बहुत, अगर हम अफगानिस्तान युद्ध की बात करें, जब रूस पहली बार अंदर घुसा था तो उस समय दोनों सुपर पावर एक तरह आमने सामने आने की बजाय अमेरिका ने भी शोल्डर फायर्ड ये इनको सिस्टम दिए थे, जिससे कि रूस के जो हवाई जहाज आए उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, टैंक्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके। एग्जैक्टली वही है, देखिए आप, QW-12 और FN-16, ये 2 शोल्डर फायर्ड इनके वेपन सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, जो 1 से 2 सैनिक इसको इस्तेमाल करते हुए। और अभी क्या है कि देखिए, ईरान के अंदर जो सामरिक स्थिति वो ये है, उनकी जो ईरान की या IRGC की जो एयर पावर है, वो बिल्कुल अमेरिकन फोर्सेस के पास कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी है। और इस सुपीरियोरिटी के कारण क्या होता है कि वो चाहे ना अपने हवाई जहाज, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ड्रोन्स लाते हैं और वो नुकसान करके चले जाते हैं। तो जिस प्रकार से ये 400 का नंबर पब्लिक डोमेन में बताया जा रहा है कि करीब 400 शोल्डर फायर्ड वेपन सिस्टम आ रहे हैं, पर ये 400 ही नहीं होंगे, मैं मानता हूं कहीं ज्यादा होंगे। और चीन ने क्लियर अमेरिका को भी संदेश दिया, देखिए कि आप हमारे हितों को नुकसान करेंगे तो हम भी ओपनली या कोवर्ट तरीके से आपके खिलाफ खड़े होंगे। तो ये बड़ी चिंता की बात है। अब इसमें देखिए, जो ये वेपन सिस्टम है ना, ये फायर एंड फ्रिगेट है। फायर एंड फ्रिगेट का मतलब ये होता है कि वो निशाना लगाया उन्होंने, जो भी उनके सैनिक हैं या IRGC के जो लड़ाके हैं। नहीं आनंद सर, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, QW-12 हो, FN-16 हो, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दीवान सर ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, आपका भी स्वागत सर। प्रश्न यही कि ईरान के लिए भी एक स्ट्रैटेजिक मूव अगर देखें तो एक तरफ चर्चा इस बाबत की कौन किस पाले में है, कौन किस तरफ से बैटिंग कर रहा है, कौन किस तरफ से बॉलिंग कर रहा है और कहाँ से कौन फील्डिंग सेट कर रहा है। लेकिन दीवान सर, मुझे इतना ज़रा समझाइएगा, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो आई एम श्योर कि इस बात को जानने में भी इंटरेस्टेड होंगे कि आखिर चाइना इस डिप्लोमेसी के लिए किस तरीके से रुख रखना चाहता है। क्या वो एक्चुअल में
अमेरिका को टारगेट पर ले रखा है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल तौर पर अमेरिका के लिए प्रेशर है कि हम दे देंगे और ईरान की मदद कर देंगे? रिचू जी धन्यवाद। लड़ाई तब रुकती है जब दोनों पाले जो हों मजबूत हों। अगर एक पाला कमजोर हो तो दूसरा पाला जो मजबूत पाला है रुकता नहीं है, वो अटैक करता है, दबाने की कोशिश। अब 5 महीने हो गए, मुझे पता है यूएसए को पक्का पता लग गया है कि ईरान जो है कमजोर पाला नहीं है, और उसी चीज को अभी और सऊदी इस वॉर में आ गया है और जीसीसी कंट्रीज इस वॉर में आ रही हैं। 1 दिन पहले जो जेलेंस्की और नेतन्याहू गए ट्रंप को मिलने, ये स्कीम कामयाब हो रही है क्या कि हम तो थोड़ा बैक सीट लेंगे। कौन? यूएस से लोकल प्लेयर, सऊदी, जॉर्डन, ये सब संभाले इस चीज को ईरान के साथ। और ये करने के लिए दोनों विन विन होता है अमेरिका के लिए, डोमेस्टिक ऑडियंस भी, और ईरान से धज हो रही है, पिट रही है उसकी, वो भी खत्म। तो सवाल ये, चीन तो मजबूत ही करेगा ईरान को, जो मैंने शुरू में आपसे कहा, चीन ईरान को मजबूत करेगा ताकि कहीं वो बात रुके आके, ताकि सीज फायर हो। सीज फायर क्यों चाहता है चीन? सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है इसमें सीज फायर चाहने के लिए। इंडिया भी हर कंट्री है, चीन बहुत बड़ा है। कारण अभी तो जब बाबल मांडे बंद हो जाएगा, हूती बंद करेंगे, तो चीन का इतना व्यापार, ऑयल का नहीं, एक्सपोर्ट जो होता है यूरोप को, वो बहुत ठंडा हो जाएगा। जब वो बहुत ठंडा हो जाएगा, कीप अप गुड हाउस से जाएगा। तो चीन चाहता है कि ये मजबूती दो ईरान को, ताकि दो मैचिंग इक्वल हो, वेल फॉट रेड, ग्रीन द विनर या ब्लू द विनर जो भी है। तो वो क्या होगा, तब जाके रुकेगी। और उसके लिए रोकने के लिए मेरी समझ में ये मल्टीनेशनल, जब यूरोप इसमें इन्वॉल्व होगा तो शायद एक मल्टीनेशनल टास्क फोर्स, मैंने आपके चैनल में कई बार इस बात को कहा है, फ्रांस, यूके, एक दो शायद इंडिया भी उसमें आए। टास्क फोर्स मतलब मेडिएशन के लिए, टास्क फोर्स मतलब नहीं कि नेवल फ्लोटिला, इसको ईरान को उसकी चीज को मध्यस्थता ला के कुछ करने के लिए शायद काम बने। तरीका एकदम 0 हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा नहीं। ये जो अभी अटैक दोबारा आज सुबह फिर किया है, 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले, भारी अटैक क्यों किया है? ईरान ने जॉर्डन पे मिसाइल दागी है, तो अमेरिका चुप नहीं बैठ सकता है। तो फिर भी जाने 2 महीने में, 1 महीने में, 6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में, 12, 10 हफ्ते में अमेरिका धीरे धीरे विड्रॉ करेगा, बैक सीट रखेगा और लोकल प्लेयर्स को खेलने देगा। सऊदी है, यूएई है, बहरीन है, जो भी कतार है। तो इस हिसाब से शायद युद्ध कम नहीं होगा। आपने रेस भी कर लिया, इस पर प्रश्न भी कर लेंगे। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, ब्लेयर हाउस में हाई लेवल बैठक हुई है, नेतन्याहू हेगसेथ की मुलाकात। नेतन्याहू और हेगसेथ आमने सामने आए हैं। ईरान पर बढ़ते तनाव के बीच ये चर्चा, अमेरिका इजराइल रक्षा सहयोग पर फोकस यहाँ रखा जा रहा है। यानी कि इस मुलाकात के मायने अब निकाले भी जा रहे। नेतन्याहू हेगसेथ मिलते हैं, आमने सामने आते हैं, फोकस रक्षा सहयोग पर। अमेरिका इजराइल की कूटनीति आखिर आगे किस तरीके का एक नया रुख, एक नया फ्रंट तैयार करती है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल हमारे साथ विराट सर जुड़े हुए। विराट सर, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी दीवान सर बोल गए, वो ये थी कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, रेड और ब्लू हम बाइफरकेट कर देते हैं कलर्स में। लेकिन अगर मैं इसके मिडिल ऑफ द लाइन पूछूं आपसे कि कुछ तो होंगे ना स्विंग कंट्रीज जो दोनों तरफ से खेल रहे होंगे, वो कौन से देश साबित होंगे? इराक है क्या लिस्ट में? देखिए, इराक में जो ऑफिशियल गवर्नमेंट बनी हुई है वो तो यूएस के साथ, आपको समझ में आया होगा, इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी अभी मिलके आए डोनाल्ड ट्रंप से, तो वो तो उनके साथ दिख रहे हैं। पर बाकी कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं वहां पे जो ईरान की मदद कर रहे हैं। वो हमला कर रहे हैं इराक की धरती से अमेरिकन एसेट्स पे और दूसरे देशों पे। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ऑफिशियली देश कहीं जा रहा है और अनऑफिशियली देश कहीं जा रहा है। तो इराक एक स्प्लिट ग्रुप में आप उसको मान सकते हैं, वो दोनों ही तरफ से खड़ा हुआ है, ऑफिशियली कहीं, अनऑफिशियली कहीं। चाइना की अगर आप बात कर रहे थे, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, चाइना बहुत ही चालाक देश है। इन्होंने लगातार अनऑफिशियली ईरान की मदद की है, इनका तेल सस्ते में खरीदा है, इनको अपने जो नेविगेशन सिस्टम है या जो अपना मिलिट्री का जो सिस्टम्स हैं, बाइडू जिसे हम बोलते हैं, उनकी मदद से ईरान को सब तरीके के इंटेलिजेंस प्रोवाइड करा है। अभी मैनपैड्स की आपने बात बताई, कहीं ना कहीं डुअल यूज सिस्टम्स को भी इन्होंने, चीन ने ईरान को पहुंचाया है। टेक्निकल, अगर एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो
अंदरूनी जानकारियों को ग्रैब करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट रशिया, चाइना ये ऑलरेडी दे रहे थे। सॉफ्ट मोटिव ये था कि किसी भी कीमत पर एक्सपोज ना हो, सामने ना आए, अंदर खाने से मदद करे। लेकिन अगर आप मैन पैड्स दे देते हैं इफ इन केस विराट सर, तो ये कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव होगा और क्या डोनाल्ड ट्रंप इसे भेद पाएंगे? क्योंकि ये चाल ईरान की नहीं है, ये जिनपिंग की है। देखिए मैम, एक चीज बताऊं, इसमें कहीं पे भी डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट आक्षेप नहीं लगा पाएंगे चीन के ऊपर। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी इसको बना रही होगी, जिन्होंने मदद की होगी। वो सिर्फ एक फ्रंट कंपनी होगी, मदद चीन ही कर रहा है, पर डायरेक्ट आक्षेप नहीं लगा पाएंगे। दूसरी चीज, जितना भी मदद हो रही है वो प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू ज्यादा हो रही है। आपने देखिए, जो इनको जियो इंट भी मिल रही थी, जियो स्पेशल इंट, वो भी इनको मिल रही थी प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। अभी जो डुअल यूज इनको जो टेक्नोलॉजी मिल रही है, यानी कि वो इक्विपमेंट जो सिविलियन यूज के लिए भी यूज हो सकते हैं और मिलिट्री ग्रेड भी यूज हो सकते हैं, वो भी इनको प्राइवेट प्लेयर्स से ज्यादा मिल रहे थे। चीन उसमें डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व था। सिर्फ चीन अपने हितों की रक्षा कर रहा है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने लिए तेल निकलवाना हो या ऐसे टैंकर्स का इस्तेमाल जो चाइना का झंडा लेके ना चल रहे हो, उनके थ्रू अपने पास तेल पहुंचवाना। ये सब सारी तकनीक चीन इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, और चाहता है वो कि उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो उसके जो एसेट्स हैं सेंट्रल एशिया में, वो बचे रहें, बने रहें। वो नहीं चाहता कि अमेरिका की मजबूत की जो स्थिति है वो मजबूत हो आज के इस युद्ध में। क्यों? क्योंकि अब ग्लोबल जो आप पूरा एक नैरेटिव देख रहे हैं वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अमेरिका की जो इमेज है उस पर कहीं ना कहीं झटका लगा है पिछले 5 महीनों में, खास तौर से कि वो जीत नहीं पाए, अनकंडीशनल सरेंडर नहीं हुआ है ईरान का। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चाइना चाहता है कि वो अपना जो फुटप्रिंट है उसको बढ़ाए, और वो भी उसकी भी आकांक्षाएं हैं। देखिए, चाइना अपने आप को मिडिल किंगडम कहता है। मिडिल किंगडम का मतलब कि हम ही सबसे ऊपर हैं दुनिया में, और वो मानता भी है इस बात को। प्रूव नहीं कर पाया पिछले 100-200 सालों में। वो चाहता है कि वापस से उसको वो ग्लोरी, वो उसकी जो इमेज थी वो वापस से आए, और वो पूरी दुनिया में अपने तरीके से दुनिया को चलाए, जैसा कि अमेरिका आज की डेट में चला रहा है। जी ऋतु जी। एक बड़ी खबर और इस बीच मिस्र को लेकर, मिस्र में मार्की फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर ड्रोन हमला हुआ है। ड्रोन हमले के बाद प्लेटफॉर्म में भीषण आग लगी है। दमकल और रेस्क्यू टीमें मौके पर तैनात बताई जा रही है। हमले की वजह और जिम्मेदारों पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। मार्की संपत्ति पर हमले से सुरक्षा चिंता भी बढ़ गई है, लेकिन अब मिस्र को लेकर जो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ड्रोन हमले के बाद यहाँ सीधे सीधे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्लेटफॉर्म्स पर भीषण आग लगती है। आनंद सर, इसमें इन्वॉल्वमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, कैसे इन्वॉल्व होंगी, डायरेक्टली होंगी, इनडायरेक्टली होंगी? अभी हम देख रहे हैं मैन पैड्स का जिक्र आता है, वैसे ही हमने जोड़ दिया कि अमेरिका के साथ ये सीधे 1-on-1 फाइट ना हो जाए। चाइना की होगी नहीं होगी वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी इन्वॉल्वमेंट किसी भी देश की इस जंग में, इस मिडिल ईस्ट की आग में कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, ऐसा है, जहां तक इस जंग का ताल्लुक है, और मैं इस जंग को थोड़ा पुराने समय में ले जाने चाहूंगा, जब अमेरिका ने पहली बार इन पर सैंक्शन लगाई थी ईरान के ऊपर कि भाई आप ये न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं और ये हमारे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ, तो आप पर सैंक्शन लगाई जाती है। देखिए, उसी समय से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे देशों ने ईरान के साथ व्यापार जारी रखा था, और चीन उसका एकमात्र देश था जिसने खुले सरेआम व्यापार उसका कंटिन्यू था। रशिया का सपोर्ट भी ईरान को बिल्कुल ओपनली मिल रहा था, और जब ये ओपनली मिल रहा था तो हमने सबने देखा किस प्रकार ट्रंप थोड़े दिन पहले चीन विजिट करके आते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई हमारी मदद करो, बट वो कोई भी कंट्री मानेगा थोड़ी। और ये ओपन सीक्रेट है कि आज के दिन रूस, चीन एक तरफ ईरान के साथ बिल्कुल खड़े हैं, और वो खड़े अपने कारणों से। अमेरिका विरोध में है, और अमेरिका भी देखिए, जहां तक रूस और यूक्रेन का ताल्लुक है, वो यूक्रेन को समर्थन कर रहा है, रूस इनको कर रहा है। अब देखिए, ईरान इतनी लंबी लड़ाई लड़ते हुए ईरान भी नहीं है, मैं इसको IRGC कहूंगा, जो एक तरीके से दुनिया को उसने वेपनाइज करते हुए हॉर्मुज और रेड सी सबको, और किस प्रकार से अमेरिकन ठिकानों पर वो हमले कर रहा है। अब सवाल आता है कि अब आगे क्या होने वाला है। होने वाला देखिए, अभी जो पिछले 2-3 दिनों की जो स्थिति आई है, सऊदी अरेबिया ने हुतीज पर हमला कर दिया है। ओपनली सऊदी अरेबिया ने कहा कि भाई मैं ईरान हुती कौन से रुक रहे हैं?
हूती कहाँ रुक रहे हैं आनंद सर? हूती भी तो पूरी स्ट्रेटेजी बना के बैठे हैं। नहीं रुक रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सऊदी अरेबिया ओपन आ गया है कि भाई मैं आपके प्रॉक्सीज पर अटैक करूंगा। पाकिस्तान और सऊदी का कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई एक दूसरे के हम मिलिट्री सपोर्ट करेंगे। उधर जेलेंस्की ने भी एक ईरान के टैंकर के ऊपर उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो अभी जैसे अभी हमारे अपने दीवान साहब बता रहे थे, एक दो ब्लॉक्स ओपनली निकल करके आ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय पटल पर। कौन कब तक किस में रहेगा, बट एक बात है, अमेरिकन ग्रुप और रशियन ऑब्लिक चाइनीज ग्रुप धीरे धीरे उभर करके आ रहे हैं। अब यह है कि अमेरिका किस तरह न्यूट्रलाइज करता है, वो क्या खुद अपने बूट्स ऑन ग्राउंड लाएगा या नहीं लाएगा। तो स्थिति आज की ऐसी है कि वो ऐसा नहीं करने वाला लगता है। और कहीं कहीं इंटरनेशनल वो कम्युनिटी का नहीं, तो फिर ये जो ये दावे आते हैं, फिर ये दावे आते कहाँ से सर? मैन पैड्स दे रहा है चाइना, ये इस तरीके की तस्वीर दिखा देना खाड़ी में चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। ताइवान की केस में तो अभी फंसा हुआ है और वहां से बचने के लिए, अमेरिका को काउंटर करने के लिए मिडिल ईस्ट में लगता है हस्तक्षेप करेगा चाइना। नहीं, चाइना की इतनी हिम्मत नहीं है। वो इकोनॉमी और अपने अंदरूनी मसलों से इतना जूझ रहा है। उनकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, उनके अंदर बहुत सारे उनके जो मिलिट्री है वो वीक हो चुकी है। कितने जनरल्स को उन्होंने फांसी पे लटका दिया है। भारत से भी उसको चिंता है। ऊपर रूस और चीन के भी अभी डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं, वो पाइपलाइन को लेकर के कि भाई जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो देखिए ये एक बड़ी वॉलेटाइल और फ्लूइड सिचुएशन है अंतरराष्ट्रीय पटल पर अमेरिका की दादागिरी मैं देख रहा हूँ थोड़े दिन और चलेगी, क्योंकि जब तक यूक्रेन इसमें दो चीज है। एक तो फ्रेजाइल मूवमेंट सामने आता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत फ्रेजाइल होते हैं, उनको जीत के लिए वो कभी भी कहीं पर भी पिघल सकते हैं। दीवान सर, ऐसा जिनपिंग के साथ केस नहीं है। और अगर मैं इसे ठीक कह रही हूं, अगर मैं गलत कह रही तो प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन दीवान सर ऐसा लग रहा है कि एक पावर गेम जिनपिंग ने पूरी तरीके से अपने दिमाग में फिट कर ली है कि ये पावर गेम है। इस पावर गेम में अगर ईरान के कंधे पर बंदूक रख के अमेरिका को भेदना हो तो वो भी ठीक है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चीन का इरादा पक्का है, क्लियर है, साफ है। क्या? अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फंसाए रखो। जो स्ट्रेटेजिक एम चीन का है, ताइवान पे झपट्टा मारना 2027 में, वो करने के लिए हिस्ट्री में अपना नाम बनाना। ट्रम्प भी सेकंड टर्म में है, हिस्ट्री में नाम करने के लिए जो कर रहे हैं, चाहे पीस प्राइज चाह रहे हो, चाहे ईरान पे अटैक कर रहे हो, और जिनचिन भी कर रहा है। तो वो क्लियर कट है कि अमेरिका को फंसाए रखना चाहेंगे कई सालों, कई महीनों तक, और 20 महीने 2 साल बसाना, ताकि वो फ्रीडम मिले उनको साउथ चाइना सी में, फिलीपींस को, दुनिया भर के देशों को तकलीफ देने में। और आइलैंड्स, अभी 10 डैश लाइन में कई आइलैंड्स रिकवर किए हैं, और भी कर लें, कब्जा कर लें साउथ चाइना सी पे। वो एरिया इतना बड़ा है कि बहुत भारी पेट्रोलियम का वहां पे रिजर्व है। अमेरिका नहीं रोकेगा, बाकी देश तो रोक सकते हैं ना? ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। नहीं, फिलीपींस वगैरह मैं तो ऑनलाइन करता हूँ, फिलीपींस नेशनल बॉडी के साथ एक ऑनलाइन वेब सीरीज जूम पे जी, वो सब अमेरिका पे वेट कर रहे हैं। और उनको डर ये है, अमेरिका जो है, ताइवान का जो TSG है, जो मेन सेमीकंडक्टर, जो मेन ताइवान की स्ट्रेंथ क्या है, सेमीकंडक्टर। हांगकांग तो मिल गया यूके चाइना को, नो प्रॉब्लम। ताइवान मिलेगा तो AI मार खाएगा वेस्टर्न वर्ल्ड। और TSG का तो ऑलरेडी खोल दिया अमेरिका में। इनफैक्ट नेशन, आसियन नेशन यही डर है कि अमेरिका भगोड़ा है, टाइम पे हमको छोड़ देगा, चीन से लड़ाई लेगा नहीं। तो जैसे इनके एयरक्राफ्ट कैरियर रशिया अमेरिका के मेट्रियन में खड़े हैं, वो चीन में साउथ चाइना सी में जाएंगे तो 10 में से 2 मिला के अपने मंसूबे पूरे करा रहे। एक बड़ी खबर, उसके बाद प्लीज कंप्लीट कीजिएगा सर। नेतन्याहू का अमेरिका दौरे के दौरान बड़ा बयान, बड़ा स्टेटमेंट आया। नफरत नहीं, समर्थन की लहर भी है। अमेरिका से लौटे नेतन्याहू का बड़ा संदेश, इजराइल को मिल रहा है प्यार और समर्थन। अब ये टैक्टिकल है, स्ट्रेटेजिक है। दीवान सर, ये स्टेटमेंट देने की आवश्यकता क्या आन पड़ गई कि नफरत ही नहीं, समर्थन भी है? पहले तो बीच में पागल भी कह दिया ना नेतन्याहू को फोन पे, आप विदाउट अस वेयर डू स्टैंड। अब वो कह रहे हैं उनका, हमारे ट्रम्प हमारे कंधे पे हाथ है, सपोर्ट है, लड़ेंगे हम। वो तो करेगा क्यों, अमेरिका धीरे धीरे विड्रॉ होगा। पर मैं आपको ये बता दूं, विड्रॉ होगा, गल्फ कंट्रीज और घुसेंगी। आपने इराक की बात पिछली की, मुझे मौका नहीं बोलने का। इराक में 30-40% जो है, ये आप एनालिसिस जो दे रहे हैं, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेट जरूर है सर, लेकिन एक बार सुनवा देते नेतन्याहू ने कहा क्या है जल्दी से।
ביקור מצוין. אתם כל הזמן שומעים על גלי השנאה נגד ישראל בארצות הברית, אבל כנראה שלא מתארים לכם את גלי האהבה והערכה. तो यानी कि यहाँ पर नेतन्याहू कह रहे हैं कि प्यार भी मिल रहा है, इजराइल का समर्थन भी कर रहे हैं लोग। जल्दी से 20 सेकंड में दीवान साहब प्लीज कंप्लीट, समय मेरे पास जरा कम है। तो शिया पॉपुलेशन इराक में 60% है और पीएमएफ 2 लाख फौज है, 2.25 लाख, जो अमेरिका ने ही खड़ी की थी आईएसआईएस लड़ने के लिए 12 साल पहले, और वो अभी अमेरिका अगेंस्ट लड़ेंगे। क्यों? तो विद ईरान है वो। तो चीज का जो दायरा, लड़ाई का दायरा, मोर कंट्रीज इन्वॉल्व, मोर फोर्सेज इन्वॉल्व, मोर प्लेयर्स इन्वॉल्व, मोर आर्मामेंट इन्वॉल्व, ये लड़ाई का जो है दायरा आग ये बढ़ेगी। तो इसको बड़ा मुश्किल होगा इसको कंटिन्यू करना। 6 महीने 8 महीने तो कहीं गए नहीं है। क्यों? गल्फ कंट्रीज अपना बीड़ा उठा के कूद रही है इसके अंदर। नहीं, इस बात को तो समझने में कोई दो राय नहीं है कि अभी इस मिडिल ईस्ट के जलजले में हर कोई अपनी एक तस्वीर रख कर के अपने मिशंस को साधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर चीन इस बाबत सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या ताइवान रूपी गिफ्ट मिलेगा, उपहार मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले फ्यूचर में क्या होता है ये भी सबसे दिलचस्प कड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों का ही जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। इतना ही वक्त मेरे पास था। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।